गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी वित्तीय नियोजन के बारे में। वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में देखेंगे और उसके बारे में कुछ बातें, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने पहले बताया गया है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका मतलब होता है, जैसे कोई भी संस्था होती है या उपक्रम होता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी फाइनेंशियल क्रियाएं होती है उनका एक तरह का पूर्व निर्धारण, मतलब पहले से निर्धारण। जो भी संस्थाएं होती है, उपक्रम होता है, जो उसका जो मेन उद्देश्य होता है काम करने का, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी फाइनेंशियल क्रियाएं होती है उसकी एक प्लानिंग करना पहले से। तो जो वित्तीय नियोजन के अर्थ के संबंध में कई तरह के विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उनके विचार अलग अलग पाए गए हैं। तो विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो विचार दिए गए हैं उनके आधार पर जो वित्तीय नियोजन है उसको दो अर्थों में समझा जा सकता है। एक तो संकीर्ण दृष्टिकोण से और एक विस्तृत दृष्टिकोण से। तो जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, यानी नैरो जो साइंस है इसका, उसमें इस वित्तीय नियोजन को देखते हैं कि संकीर्ण दृष्टिकोण से वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या होता है। तो इस अर्थ में वित्तीय नियोजन का अर्थ जो भी संबंधित उपक्रम है उसके लिए पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करना एवं विभिन्न जो दीर्घकालीन फाइनेंस के जो स्रोत होते हैं उनका चयन करना। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से वित्त प्राप्त किया जा सकता है उसका चयन करना। और जो भी पूंजी की आवश्यकता है, सबसे पहले तो पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करना कि पूंजी की कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी और फिर वो पूंजी किस किस दीर्घकालीन स्रोतों से प्राप्त होगी। तो और इसके अलावा क्या होता है कि उनके जो इस जो दीर्घकालीन स्रोत होते हैं उनके एक समुचित मिश्रण, यानी जरूरी नहीं है एक ही स्रोत से सारी पूंजी मिले, कई स्रोतों से मिलती है। तो उनके एक मिश्रण के लिए पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना। तो पूंजी संरचना क्या होती है? पूंजी संरचना का तात्पर्य होता है कि कोई भी उपक्रम है उसकी कुल पूंजी का निर्धारण करना तथा यह निर्धारण करना कि जो उपक्रम है उसकी कुल पूंजी में स्वामित्व पूंजी एवं ऋण पूंजी का क्या क्या अनुपात होगा। ठीक है, ताकि जो उपक्रम है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम आए। ठीक है, यानी उसमें जो स्वामित्व पूंजी है और जो ऋण पूंजी है उन दोनों का क्या क्या अनुपात होगा। स्वामित्व पूंजी ज़्यादा रखनी है या ऋण पूंजी ज़्यादा रखनी है, या दोनों को बराबर रखना है। इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे पूंजी की जो लागत है वो कम आए। स्वामित्व पूंजी में क्या आएगा? स्वामित्व पूंजी में समतांश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी जैसे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और जो एकत्रित जो अवतरित लाभ होते हैं और जो रिजर्व होते हैं उसको शामिल किया जाता है। और जो ऋण पूंजी होती है उसमें डिबेंचर यानी ऋण पत्र और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जो होती है जो ऋण देती है उनसे दीर्घकालीन अवधि के लिए जो ऋण लिए जाते हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पूर्ति हेतु संबंधित उपक्रम द्वारा दीर्घकालीन पूंजी के स्रोतों के निर्धारण करने एवं विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों के जो अनुकूलतम अनुपात का निर्धारण करने पर संबंधित उपक्रम की पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संरचना हो जाती है। तो ये संकीर्ण दृष्टिकोण तो ये हुआ। उसमें जो प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये होती है कि कोई भी जो उपक्रम है उसमें उस पूंजी का निर्धारण करना कि कितनी पूंजी चाहिए, उस पूंजी को प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उनके बारे में निर्धारण करना कि कौन कौन से स्रोतों से पूंजी प्राप्त की जाए। और जो इसका अब थोड़ा जो इसका ब्रॉड सेंस आया है, यानी विस्तृत अर्थ में फाइनेंशियल प्लानिंग को देखेंगे तो जो विस्तृत अर्थ होता है, विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का अर्थ देखते हैं हम कि इससे इसमें क्या तात्पर्य होता है इसका कि उपक्रम के जो सभी अंग होते हैं या क्रियाएं होती हैं या उपक्रम के सारे प्रोग्राम, सारे कार्यक्रमों में जो वित्त की जो भी संभवी भावी योजना होती है उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर तो है ही सही, उसके अलावा जो उपक्रम के और भी जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी प्रोग्राम है, उन सब में कितनी कितनी फाइनेंस की आवश्यकता होगी उस सब की एक योजना प्लानिंग बनाने से है। तो जो वित्तीय नियोजन से तात्पर्य उपक्रम के लिए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, सबसे पहले
जो फाइनेंशियल गोल हैं उनका निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों का निर्माण करना, इसकी जो प्रविधियाँ होती है वित्तीय प्रविधियों का विकास करना। इस अर्थ में जो वित्तीय नियोजन का अभिप्राय हुआ वो उपक्रम की सबसे पहले तो पूंजी की आवश्यकताओं, दूसरा पूंजी के जो जो प्रकार हैं उनके बारे में, तीसरा पूंजी के जो स्रोत हैं उनका निर्धारण करना। अगला आएगा इसमें कि जो उपक्रम के जो विभिन्न अंग हैं, क्रियाएं हैं, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उनके लिए जो आवश्यक दीर्घकालीन और अल्पकालीन संपत्तियों की जो प्रकृति और मात्राओं का निर्धारण करना, क्योंकि उनकी जो संपत्तियां भी पूंजी से प्राप्त होगी। और उपक्रम के जो वित्तीय उद्देश्य हैं, नीतियां हैं, जो भी प्रविधियां हैं, उनका विकास करना। तो विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन में एक बहुत बड़ी सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। इसके अलावा वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित बातें भी शामिल की जाती है, जैसे कि पहले की वित्तीय उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना। तो जो एक अर्थशास्त्री है ऑर्थर एस डेविंग, उन्होंने कुछ बातों को शामिल किया है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि वित्तीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। जो वित्तीय नियोजन का पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो भी संबंधित संस्था है, उपक्रम है, उसके वित्तीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। वित्तीय नियोजन के आगे के जो भी समस्त कार्य होंगे उसका आधार इन उद्देश्यों पर ही होता है ना। कोई भी उपक्रम है उसका पहले तो उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए, लक्ष्य कि उसका टारगेट क्या है, उसी के आधार पर उसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी। तो ये उद्देश्य या लक्ष्य आगामी जैसे 3 वर्ष, 5 साल, 10 वर्ष या फिर उससे अधिक अवधि के भी हो सकते हैं। सामान्यतः 5 से 10 वर्ष की अवधि हेतु वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय लक्ष्य शुद्ध क्या हो सकते हैं, जैसे वित्तीय लक्ष्य होता है जैसे नेट प्रॉफिट, कि इतना नेट प्रॉफिट चाहिए, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको कितना वितरण योग्य लाभ, यानी समझदारियों में वितरण योग्य लाभ, कितना लाभ वितरित कर सकते हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर, जो उसका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, वो भी एक लक्ष्य है। एक या फिर प्रति अंश बाजार मूल्य, जो मार्केट वैल्यू है पर शेयर, उसका भी एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। तो सबसे पहले तो ऐसा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, फिर जब लक्ष्य निर्धारित होगा तभी प्लानिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात इसमें ये शामिल की जाती है कि लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा होता है कि वित्त की आवश्यकता का आकलन करना एवं पूंजी संरचना तय करना। जो वित्तीय नियोजन है उसका दूसरा महत्वपूर्ण, पहला तो उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आएगा इसमें कि जो भी उपक्रम है या संस्था है वो अपनी भावी जो क्रियाएं करेगी या कार्यक्रम करेगी उसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उसको दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों के लिए आवश्यक और वांछित फाइनेंस का निर्धारण करना होगा कि उसको कितना वित्त की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इन वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों से एकत्रित की जाने वाली पूंजी में दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों का अनुकूलतम मिश्रण तय करना, कि जो भी दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है वो किन किन दीर्घकालीन स्रोतों से प्राप्त की जाए। इससे पूंजीकरण, जैसे कुल पूंजी का निर्धारण करना, पूंजी संरचना, दीर्घकालीन पूंजी के स्रोतों का परस्पर अनुपात तय करना कहते हैं। तो दीर्घकालीन पूंजी संरचना के अतिरिक्त सकल अल्पकालीन पूंजी, यानी जो कुल चालू संपत्ति होती है उसको क्या कहेंगे, सकल अल्पकालीन पूंजी। तो इसकी आवश्यकता का निर्धारण एवं वित्त के स्रोत तय करना भी वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय नीतियों का निर्माण करना। तो वित्तीय नियोजन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि वित्तीय नीतियों का निर्माण करना, यानी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना। ठीक है, तो इसके 3 तरह की बातें अपन ने बनाई। पहले तो कि लक्ष्यों का निर्धारण करना, फिर कि जो फाइनेंस की आवश्यकता है और पूंजी की जो संरचना है उसको तय करना कि कितनी आवश्यकता होगी फाइनेंस की, या फिर पूंजी की संरचना कैसे तय होगी, उसमें समता पूंजी कितनी होगी या ऋण पूंजी कितनी होगी, ये सब तय करना। दीर्घकालीन पूंजी कितनी होगी, अल्पकालीन पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी। तीसरा आता है वित्तीय पॉलिसीज़ का निर्माण करना। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है तीसरा इसका,
इन नीतियों के संबंध में हो सकती है किन किन बातों के संबंध में कि जो उत्पाद हैं या सेवाएं हैं उनकी संख्या, उत्पाद और सेवा के मिश्रण के संबंध में पॉलिसीज बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विसेज है उन दोनों के मिश्रण के संबंध में भी बना सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट या सर्विस दोनों में से जो भी है उनके जो विक्रय मूल्य हैं उसके निर्धारण के संबंध में पॉलिसीज बन सकती है। लाभों के वितरण के संबंध में बन सकती है। स्टॉक की मात्रा के संबंध में बनानी है। तरलता अनुपात के संबंध में, ऋण क्षमता डेप्थ इक्विटी अनुपात के संबंध में, यानी ऋण पूंजी कितनी होगी और समता पूंजी कितनी होगी। जोखिम एवं प्रत्याय के संबंध में पॉलिसी बनानी होती है। उधार क्रय और विक्रय के संबंध में पॉलिसी बनानी होती है। बाह्य जो संस्थाएं हैं उनकी प्रतिभूतियों में विनियोजन के संबंध में पॉलिसीज बनाई जाती है। एक जो फिक्स एसेट होती है उनके प्रतिस्थापन के संबंध में, उनको बदलने के संबंध में, मतलब स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियों के अनुपात के संबंध में भी नीतियाँ बनाई जाती है। और उत्पाद के, सेवा के बाजार अंश के संबंध में भी पॉलिसीज बनाई जाती है। तो इस तरह से वित्तीय नियोजन में ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं: उद्देश्य निर्धारण करना, वित्त की आवश्यकता और पॉलिसीज बनाना। तो आज हमने वित्तीय नियोजन के अर्थ और वित्तीय नियोजन के बारे में कुछ बातें के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करूँगा, आशा करता हूँ आप इसका रिवीजन करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे फिर हम। तब तक थैंक यू।